Hello students, this is Chiranjit Malik and today we will study about the esophagus and stomach. Okay, in the last lecture we have completed the buccal cavity. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि बकल कैविटी में किस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है, या फिर फूड का तो वहाँ पर बहुत कम ही डाइजेशन हो पाता है क्योंकि उसमें सिर्फ जो स्टार्च होता है उसका एक परसेंटेज डाइजेस्ट हो पाता है वहाँ पे, ठीक है। 30% अप टू 30% स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट होता है, यानी कि बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है। लेकिन उसमें हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर को पढ़ा था, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, इन सारे स्ट्रक्चर्स को और उनके फंक्शंस को स्टडी किया था हम लोगों ने बकल कैविटी में लास्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ईसोफेगस और स्टमक, यानी कि जहाँ से बकल कैविटी खत्म होता है वहाँ से ईसोफेगस शुरू होता है, ठीक है। सो ईसोफेगस का क्या रोल है, स्टमक का क्या रोल है ना। ईसोफेगस में क्या डायरेक्ट फूड पहुंच जाता है या उससे पहले किसी और स्ट्रक्चर से होकर गुजरता है, उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले कि आफ्टर बकल कैविटी फूड एंटर्स इनसाइड द ईसोफेगस, ठीक है। बकल कैविटी के बाद फूड जो है वो ईसोफेगस में एंटर करेगा, लेकिन before entering the esophagus the bolus has to pass the pharynx. The pharynx is the common passage for food and air, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फूड बोलस किसे कहते हैं। एक नया वर्ड आया है बोलस, ठीक है। बोलस, व्हाट इज बोलस? हम लोगों ने जो च्यू किया खाने को बकल कैविटी में, उस च्यूड फूड को, ठीक है, बकल कैविटी में जो हम लोगों ने च्यू किया फूड को और जो ईसोफेगस में जाने वाला है उस फूड को हम लोग कहेंगे बोलस। देखो, बिफोर द च्यूड फूड इन बकल कैविटी विच एंटर्स द ईसोफेगस इज कॉल्ड बोलस। द च्यूड फूड इन बकल कैविटी विच एंटर्स द ईसोफेगस इज कॉल्ड बोलस, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने बकल कैविटी में जिस खाने को च्यू किया और जो ईसोफेगस में जाने वाला है उस फूड को हम लोग क्या कहेंगे, बोलस, ठीक है। अब बोलस क्या होता है? ये बोलस ईसोफेगस में जाने से पहले, ठीक है, बिफोर एंटरिंग द ईसोफेगस, ये एक स्ट्रक्चर से होकर गुजरता है जिसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। देखो फेरिंग्स क्या होता है, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो उसका डायग्राम, उससे ध्यान से याद करने की कोशिश करो कि एक पैसेज जो है वो नेजोफेरिंग्स से होते हुए एयर को ला रहा था और एक पैसेज जो है वो बकल कैविटी से होते हुए फूड को ईसोफेगस में ले जाने वाला है। अब क्या होता है कि ये फेरिंग्स ऐसा जगह है जहां पर एयर और फूड को ले जाने वाला जो पाइप है वो एक जगह पर मिलता है। ये देखो यहाँ पर, इस पर ध्यान दो, ये एरो फूड को लेके आता है फेरिंग्स में और ये एयर को लेके आता है फेरिंग्स में। सो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फेरिंग्स वो जगह है जहां पर फूड और एयर एक साथ सप्लाई होता है, ठीक है। वो कॉमन पैसेज है, एक ही पैसेज होता है जहां से फूड और एयर जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फेरिंग्स क्या होता है, दो हिस्सों में बट जाता है। दो हिस्सों में बटता है मतलब एक विंड पाइप हो जाता है, यानी कि जो विंड को लेकर जाएगा लंग्स में, ठीक है, और दूसरा हो जाता है फूड पाइप यानी ईसोफेगस जो फूड को ले जाएगा कहां पर, स्टमक में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसके बीच में कुछ ना होता, मान लो ऐसे होता, ठीक है, दो हिस्सों में बट गया फेरिंग्स, लेकिन मान लो कि फूड जो है वो खाने को लेकर आएगा, फूड खाने को लेकर आ रहा है और यहां से दो हिस्सों में बट गया है, तो फूड इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ठीक है ना। फूड यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, दोनों जगह से वो फ्री है। तो फूड अगर फूड पाइप में गया तब तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसको स्टमक में ही पहुंचना है। लेकिन अगर विंड पाइप में गलती से चला जाता है, गलती से क्या, अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो वो आसानी से चला ही जाएगा। लंग्स फूड के लिए नहीं है, ठीक है ना, और वहाँ पर अगर फूड को ले जाया जाए तो फिर प्रॉब्लम तो है ही। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या होता है, एक इपिग्लॉटिस नाम का स्ट्रक्चर होता है जहां पर फेरिंग्स खत्म होता है और विंड पाइप यानी ट्रैकिया शुरू होता है। विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, ठीक है। सो जहां पर फेरिंग्स खत्म होकर के ट्रैकिया शुरू होता है उस जगह पर एक फ्लैप लगा होता है, इस टाइप का एक फ्लैप लगा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब फूड इसमें से पास होगा, फूड फेरिंग्स से आते हुए यहां से पास करेगा और जब वो पास करेगा फूड तो इसके ऊपर प्रेशर डालेगा
ठीक है। जब प्रेशर डालेगा तो ये फ्लैप क्या होगा, नीचे की तरफ दबेगा, नीचे की तरफ दबेगा तो ये क्या हो गया, बंद कर देगा विंड पाइप को। विंड पाइप बंद हो गया तो अब फूड के पास एक ही रास्ता बचेगा, ठीक है, ईसोफेगस में जाने का, क्योंकि दूसरा रास्ता बंद हो चुका है। कौन बंद कर दिया, एपिग्लॉटिस। सो एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप which prevents the entry of food inside the windpipe and ensures the entry of food only in the esophagus, ठीक है। वो क्या करता है, एपिग्लॉटिस फेरिंग्स से खाने को यानी कि फूड को ट्रैकिया में आने से रोकता है, विंड पाइप में आने से रोकता है एपिग्लॉटिस, और पूरा इंश्योर करता है कि वो खाना फूड पाइप में ही जाए, इसोफेगस में ही जाए, ठीक है। तो ये फ्लैप का यही काम हो गया एपिग्लॉटिस का। सो एपिग्लॉटिस का फंक्शन समझ में आ गया कि ये फूड पार्टिकल्स को यानी कि बोलस को, बोलस याद रखना वर्ड, बोलस क्या होता है, च्यूड फूड, जिसे हम लोग चबा चुके हैं खाने को, उसे हम लोग बोलस कहते हैं। सो बोलस को विंड पाइप में आने से रोकता है, समझ में आ गया, क्योंकि वो एपिग्लॉटिस जब ये फूड इसके ऊपर आएगा तो उसके ऊपर प्रेशर डालेगा और वही प्रेशर इसको बंद कर देगा एपिग्लॉटिस को। इसी तरह हम लोग यूव्यूला के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि फूड जब यहाँ से पास करता है तो ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा तो ये वाला हिस्सा बंद हो जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा बंद हो जाएगा तो क्या होगा, फूड जो है वो नेजोफेरिंग्स में नहीं एंटर कर पाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को हिचकी आती है ना, हिचकी आते टाइम क्या होता है कि फूड जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, तो उसे ऊपर की तरफ जाने से रोकने के लिए क्या होता है, यूव्यूला होता है, और हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये यूव्यूला ऊपर की तरफ उठता है और इसे बंद कर देता है, नेजल चैम्बर में जाने से रोकता है, ठीक है, नेजल चैम्बर में खाने को जाने से रोकता है। समझ में आ रहा है। इस यूव्यूला को तो हम लोग बाहर से भी देख सकते हैं, मुंह खोलो बड़ा से और ऊपर देखना, एक गले के पास लटकता हुआ, है ना, झूलता हुआ एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम लोग यूव्यूला कहते हैं। इसे बाहर से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एपिग्लॉटिस को नहीं देख पाएंगे, एपिग्लॉटिस कुछ इस जगह पर होता है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस को हम लोग नहीं देख पाएंगे। एपिग्लॉटिस का फंक्शन समझ में आ गया। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप अबव द ट्रैकिया और विंड पाइप विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप, ठीक है। सो ट्रैकिया का भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लॉटिस होता है ना, फिर तुम्हारा लैरिंग्स होता है, तो उन सब के बारे में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का क्या है, सिर्फ हम लोगों को फूड पाइप के बारे में जानना है। यहाँ पर ईसोफेगस से चलते हुए हम लोगों को अब ये इसमें जाना है, इस रास्ते में हम लोग बाद में जाएंगे, पहले अभी इस रास्ते में चलते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ये है, समझ में आ रहा है, ये क्योंकि स्टमक की तरफ जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं ईसोफेगस की तरफ। अब देखो फूड तो यहाँ चला गया, क्योंकि इधर जाने से वो जा नहीं सकता है, क्योंकि वो एपिग्लॉटिस जो है बंद कर दिया ना, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली चला जाता है। वो होता है इसलिए है क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जब बोलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो वाइब्रेट करता है, उसी वक्त से हम लोग का आवाज़ निकलता है, जिसके वजह से, ठीक है, एपिग्लॉटिस के वाइब्रेट करने की वजह से ही हम लोगों का आवाज़ निकलता है ना, साउंड निकलता है। तो जब हम लोग खाते टाइम बात करते हैं, जब हम लोग कोई खाना खा रहे हैं और उस वक्त हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, हम लोग एपिग्लॉटिस का दो काम हो गया, वहाँ पर एक ही टाइम में दो काम हो रहा है, एक तो वाइब्रेट भी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और इसे फूड को इधर जाने से भी रोक रहा है। तो क्या होता है कि एक ही टाइम में किसी को दो काम दे देंगे तो गलती होने का चांसेस रहता है ना, एक ही टाइम पे किसी भी इंसान को दो काम दे दोगे तो उसमें गलती होने की चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए एपिग्लॉटिस जो है वाइब्रेट करता है और खाने को भी जाने से रोक रहा है, तो इसमें क्या होता है कि चांसेस रहते हैं कि इसके अंदर चला जाए खाना, तो उस वक्त हम लोगों को खांसी आता है। इसीलिए खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ग्लॉटिस तक समझ में आ गया। अब ये फूड जो है यानी बोलस कहाँ एंटर करेगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है, ईसोफेगस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई एंजाइम रहता है, ना कोई ग्लैंड्स रहते हैं, है ना, उसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल सिर्फ इतना है कि वो फूड को बकल कैविटी से लेकर के कहाँ पहुँचा देता है, स्टमक में पहुँचाता है, ठीक है, बस इतना ही रोल है उसका। अब क्या होता है, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से खाना आएगा, उसका काम सिर्फ ईसोफेगस का रोल बस इतना है कि वो बोलस को स्टमक तक पहुंचाएगा, ठीक है। ईसोफेगस तो काफ़ी पतला होता है ना, ईसोफेगस काफ़ी पतला होता है,
तो जब उसमें से खाना हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये हम लोग खा रहे, बोलस इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ रहा है, तो ये क्या करता है, कभी भी देखना एक पतले से सांप को उससे बड़ा साइज का वो मेढक को निगल जाता है ना, या फिर अजगर को देखना उससे ज़्यादा लंबे चौड़े ये को वो निगलने का कोशिश करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि वो उसका जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है ना। तो जब वो निगलता है तो देखना जहाँ तक वो जानवर पहुँचता है, जैसे कि कोई मेढक को निकला हुआ है ना, तो जहाँ पर वो मेढक जितने दूर तक गया है उस जगह पर वो फूल जाता है ना, स्वेल होता है, और फिर धीरे 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 स्वेल करते करते फूलते फूलते पीछे की तरफ जाता है ना। तो ठीक इसी तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों में भी होता है, ठीक है। ये जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, फूलते हुए स्वेल करते हुए आगे की तरफ स्टमक की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पर फूल जाएगा, फिर थोड़ा आगे, इस तरीके से खाने को वो पुश करता है, ऊपर से एक पुश पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के मूवमेंट को, खाने के इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट थ्रू विच द बोलस मूव्स इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस नाम के मूवमेंट के थ्रू ही, याद रखना, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ही जो फूड पार्टिकल्स है, यानी जो बोलस है, वो ईसोफेगस से कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ईसोफेगस का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है डाइजेशन में, ठीक है। ईसोफेगस हैज नो एनी सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। एंजाइम्स ही होते हैं जो कि डाइजेशन करते हैं, ठीक। सो यहाँ पर ना तो कोई एंजाइम्स है, तो इसीलिए कोई रोल नहीं है। वो उसका काम सिर्फ इतना है, इट ओनली ट्रांसफर द फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू द स्टमक, ठीक है। बकल कैविटी से खाने को स्टमक तक पहुंचाना, बस इतना ही भर उसका काम है। और वो खाने को कैसे ले आएगा, यानी कि बोलस को कैसे मूव कराएगा, बाय अ मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट का टाइप है जिसके थ्रू ईसोफेगस जो है वो बोलस को कहाँ से कहाँ तक लेके आता है, बकल कैविटी से लेकर स्टमक में लेके आता है। अब यहाँ से स्टमक का काम शुरू होता है। स्टमक जो है, स्टमक में 4 रीजन्स होते हैं। पहला है ये ऊपर वाला रीजन जो ऊपर की तरफ बढ़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं फंडस रीजन, ठीक है। ये ऊपर वाले रीजन को फंडस रीजन, जहां पर ईसोफेगस और स्टमक जुड़े हुए होते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं कार्डियक रीजन। तो अब हम लोग स्टमक के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो यहाँ पर तो ईसोफेगस खत्म हो गया। अब ईसोफेगस खत्म होने के बाद यहाँ से स्टमक शुरू होते हैं। स्टमक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। स्टमक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। द स्टमक हैज 4 रीजन्स, 4 रीजन होते हैं उसमें। कौन कौन सा? सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं फंडस। फंडस इज द अपर मोस्ट पार्ट, सबसे अपर मोस्ट पार्ट को फंडस कहते हैं। फिर सेकंड आता है कार्डियक रीजन, जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक, वो जगह जहां पर ईसोफेगस खत्म होके स्टमक शुरू होता है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक रीजन। सबसे ऊपर वाले हिस्से को फंडस रीजन। उसके बाद जहां पर जंक्शन होता है, ईसोफेगस खत्म होकर स्टमक शुरू होता है, उस जगह को कार्डियक रीजन। फिर सबसे बड़े पार्ट, यहां से यहां तक का पूरा जो सबसे बड़ा पार्ट है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज नॉन एज बॉडी। और जहां पर बॉडी खत्म होके वो जगह जहां पर स्टमक खत्म होकर के, स्टमक के बाद क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में से कौन सा? डिओडिनम, ठीक है ना। जंक्शन ऑफ स्टमक एंड डिओडिनम, ठीक है। जहां पर स्टमक खत्म होके डिओडिनम शुरू होता है, ठीक है, उस जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पाइलोरस, ठीक है। तो 4 रीजन कौन कौन सा? फंडस, कार्डियक,
बॉडी एंड पाइलोरस, ये 4 रीजन होते हैं स्टमक में। फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरस। फंडस इज द अपरमोस्ट पार्ट, cardiac region is the junction of esophagus and stomach, and body is the largest part, and the pylorus is the junction of stomach and duodenum। ठीक है, तो पाइलोरस वो जगह है जहां पर स्टमक और डिओडिनम ज्वाइन होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब इसमें देखो स्फिंक्टर्स भी लगे होते हैं, ये देखो रेड रेड कलर के स्फिंक्टर्स देख रहे हो, वो क्या है? स्फिंक्टर्स क्या करता है, हम लोग बचपन से जानते हैं कि हम लोगों के स्टमक में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि अगर हम लोग के बॉडी में गिरेगा तो वो जल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम लोगों का जो स्टमक होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यानी कि ये साफ बात है कि स्टमक में उससे बचने का भी कोई मैकेनिज्म होगा। यानी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसे बचने का भी उसमें मैकेनिज्म होगा, लेकिन हर एक जगह में तो वो मैकेनिज्म नहीं है। तो ये स्फिंक्टर क्या करता है कि यहाँ पर जो खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है स्टमक का, वो ईसोफेगस में जाने से रोकता है। अगर किसी वजह से स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना बैक फ्लो करके ऊपर चला जाए ईसोफेगस में, तो यहाँ के टिश्यूज जो है वो जलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ के टिश्यूज जलना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है, उसको रोकता है। कार्डियक स्फिंक्टर अधिकतर बंद रहता है। वो कब खुलता है? जब बोलस को पास होना होता है। ठीक है ना, बोलस जब यहाँ से पास होगा तो वो कार्डियक स्फिंक्टर पर क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा, दोनों तरफ प्रेशर डालेगा, तो ये खुलेगा और फिर बोलस अंदर चला जाएगा। जैसे ही अंदर गया फिर स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, स्फिंक्टर क्यों होते हैं? ताकि ये जो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना हुआ है वो ईसोफेगस में ना जा पाए। उसी तरह यहाँ भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है ना, दोनों तरफ लगा रहना चाहिए ना। यहाँ भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से रोकता है। तो 2 जगह पर स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं, एक तो है कार्डियक रीजन में लगा हुआ है इसीलिए उसको कार्डियक स्फिंक्टर, और दूसरा पाइलोरस रीजन में लगा हुआ है इसीलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर दोनों का क्या होता है? फंक्शन सेम है, लेकिन अलग अलग जगह पे, यानी कि पाइलोरस रीजन में पाया गया इसलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर, और कार्डियक रीजन में पाया गया इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। क्या सेम है ये दोनों का? कि इट प्रिवेंट्स द अननेसेसरी फ्लो ऑफ सिक्रेशन ऑफ स्टमक इन ईसोफेगस एंड डिओडिनम रिस्पेक्टिवली। सो स्टमक से अननेसेसरीली किसी भी चीज को, किसी भी सिक्रेशन को जो स्टमक में सिक्रेट हो रहा है ना, पेप्सिन हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, उसके बैक फ्लो को जाने से रोकता है। ठीक है ना, बैक फ्लो होने से रोकता है कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर दोनों। ठीक है, यहाँ पर जो स्फिंक्टर लगा हुआ है वो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आगे बढ़ने से रोकेगा ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ तक था हम लोगों का स्टमक का स्ट्रक्चर। अब हम लोग कल देखेंगे कि स्टमक से रिलीज क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, पेप्सिन रिलीज होगा, फिर म्यूकस रिलीज होगा, उन सब के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो देखेंगे कि क्या क्या रिलीज होता है और उसके बाद एक एक करके उन सब के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और फंक्शन के बारे में पढ़ने के बाद उसके बाद देखेंगे कि किस तरह स्टमक में खाना, आधा बचा हुआ खाना जो है, पूरा डाइजेशन नहीं होता स्टमक में भी, अधिकतर डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड है वो किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, वहाँ तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? ईसोफेगस के बारे में पढ़ा और स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। कल उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। सो पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।